नमस्कार. बरोबर आजच्याच दिवशी 1948मध्ये हैदराबाद मुक्तीसंग्राम झाला. याच दिवशी एकतर्फी युद्धबंदी जाहीर करून नवाब शरण आला. सांगतात त्याप्रमाणे ही पोलीस ॲक्शन नव्हती, तर आर्मीने आखलेलं ऑपरेशन पोलो किंवा ऑपरेशन क्रोकोडाईल असं म्हणतात, तीही होती. 13 सप्टेंबर ते 17 सप्टेंबर अशी ही ॲक्शन चालली. आणि अर्थातच सगळ्या सैनिक आणि अर्थातच त्यांना संमती देणारे, आदेश देणारे हे वल्लभभाई पटेल आपले गृहमंत्री, त्यांच्यामुळे हैदराबाद आजच्या दिवशी MIM, नवाब आणि रझाकार यांच्या याच्यातून तावडीतून मुक्त झाला. आपण ऐकूया मेरा भारत में डिटेलमध्ये सबका स्वागत है. दुसऱ्या भागात. चलो लवकरच आज हम चलते हैं संध्याकाळी. कर्तव्य पथ पे. हाँ, कर्तव्य पथ दिल्ली. पंतप्रधान मोदी जी ने कहा है कि इसके आगे सेंट्रल विस्टा, हमारा लोकशाही का जो मंदिर है, लोकसभा, उसमें जाने का जो रास्ता है वो अभी राजपथ नहीं, अभी कर्तव्य पथ बनेगा. उनका जो भी कुछ भाषण है उसमें से मेरे समझ में इतना ही आया कि हम सब लोगों ने हमारे कर्तव्य पथ के ऊपर चलना चाहिए, और वो ही प्रयास आज हम करने वाले हैं. हम हर एक व्यक्ति अलग है और उसका कर्तव्य भी अलग है. हर एक का ये भी कर्तव्य है कि जो खुद को पता है वो और लोगों को दे. ये ज्ञान है, माहिती भी, मतलब इन्फॉर्मेशन भी है और ज्ञान भी है, और जो देश के हित का है. वैसे ही आज हम प्रयास कर रहे हैं. आज हम आपको लेकर जा रहे हैं हैदराबाद. अभी का हैदराबाद नहीं, 1947 का हैदराबाद. आपको लगता होगा तभी तो स्वातंत्र्य दिन उधर भी मनाया जा रहा होगा जैसे लाल किले पे मनाया जा रहा था. ये आपकी गलत फहमी है. हैदराबाद वाले इतने फॉर्चुनेट नहीं थे. हैदराबाद मतलब खाली सिटी नहीं, तभी का हैदराबाद स्टेट जो था उसमें से कोई भाग बाद में कर्नाटक में आ गया, कोई महाराष्ट्र में मराठवाड़ा जो भाग है उधर गया, कोई हिस्सा आंध्र प्रदेश और अभी तेलुगु देशम, ये सारे प्रांतों में यह हैदराबाद स्टेट फैला हुआ था. और वो लोग इतने फॉर्चुनेट नहीं थे कि 1947 में उनको 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली. तभी क्या चल रहा था, और यह हैदराबाद स्टेट बाद में भारत में कभी आ गया, वो तारीख है इसी महीने 17 सितंबर 1948. ये उनका स्वातंत्र्य दिन है. वैसे तो हमारे रेस्ट ऑफ द इंडिया में जो मूवमेंट चली थी उसका बहुत कम प्रतिशत इधर उधर की कांग्रेस भी अलग थी. गोविंद भाई श्रॉफ और उधर के जो नेता थे रामानंद तीर्थ, वो प्रयास जरूर कर रहे थे. फिर भी ये जो संस्थान है उसका अली खान जहां 7, ये जो नवाब था, ये नवाब पहले से ही तय करके रखा था कि नहीं, मुझे अलग रहना है. जब भी लाहौर का अधिवेशन हो गया और उसमें पाकिस्तान की मांग हो गई, तब भी से इसने तय किया था कि पाकिस्तान अब भी जो है वैसे नहीं, पाक का जो उनको कल्पना थी वो बहुत अलग थी. तो ये जो हैदराबाद का अली खान जहाँ है वो चाहता था कि मुझे अलग रहना है. इतना ही नहीं, हो सकता है तो पाकिस्तान में भी उसका विलय करना था. इसके लिए उसने तैयारी कभी की शुरू कर दी थी. वो अकेला भी नहीं था. उसने जब भी ब्रिटिशों के साथ संधि कर ली थी तो ब्रिटिशों को पैसा देके संरक्षण की हामी ले ली थी. उनके साथ जैसे थे करार भी किया था. और अपने स्टेट में उसने बहुत सारे, टपाल उसका अलग था, रेलवे अलग थी, रेलरोड ट्रांसपोर्ट अलग था, और उसमें करेंसी भी अलग थी. उसने हॉस्पिटल बनवाए थे और विद्यापीठ भी उधर के थे, वो अलग थे. और वो अकेला नहीं था, उसके साथ और भी लोग मिले हुए थे. मतलब जैसे पाकिस्तान और भारत ये 2 हिस्सा बंटवारा होने का तय हो गया, वैसे ही जीना ने बोलना शुरू कर दिया. जो भी कोई मुस्लिम उधर जाना चाहते थे पाकिस्तान, उन्होंने जीना ने बोलना शुरू कर दिया. उनको बंदी लगाई और उनको बोला जाओ हैदराबाद जाओ. क्यों? क्योंकि हैदराबाद हिंदू बहुल स्टेट था. और ये जो अली खान जो है
जहाँ वो चाहता था, नवाब चाहता था कि ऐसा नहीं हो सकता। जब ये 1857 का बंड हो गया तभी दिल्ली में किसका राज था? हमारा ही राज था। हम संख्या में बहुत कम क्यों न हो, रूल करने का हमको ही हक है, और ये जो काफिर है इनको अलग रहने का अधिकार है ही नहीं। तो इसने तय किया था, प्लान बनाया था कि उसकी जो सीमाएं हैं वो पूरब और पश्चिम समुद्र किनारे तक बढ़ाना चाहता था, और दक्षिण से कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक ये अपना जो संस्थान है इसकी सीमा बढ़ाना चाहता था, और उधर अलग से राज स्थापन करना चाहता था। उसको जैसे जिन्ना का उल्लेख किया वैसे और उसके साथ कौन मिले थे? तो रज़ाकार उसके प्रमुख थे, ये कासिम रिजवी, और इनका सेंटर कहाँ था? लातूर में, मराठवाड़ा में था। और ये जो ये खान नवाब था उसकी फौज तो खाली 25,000 ही थी। फिर भी ये जो रज़ाकारी है वो कट्टर मुस्लिम थे, और उनके हाथ में 2 लाख की फौज थी, 2 लाख की फौज थी। और उनको प्रशिक्षण और शस्त्र देने का जिम्मा ये नवाब ने उठाया था। उनके साथ और भी एक था, वो मोहम्मद नवाज खान उसका नाम था, और वो MIM 1926 में इसकी स्थापना की थी। ये भी बहुत कड़वे मुस्लिम थे, और ये सारे जुट गए थे कि उधर के हिंदू कैसे भगाए दिए जाए या उनको कन्वर्ट किया जाए। इसके लिए उन्होंने और भी एक किया था, और ये दीनदार अंशुमन सलार नाम का एक उसकी नेमणूक की थी। उसके साथ और भी सारे बहुत लोग दिए थे, और सारे लोग छोटे छोटे ग्रामों में जाके, जो गरीब लोग हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको लगता था इजी टारगेट हो सकते हैं, उनको 2 ही बातें बताते थे। एक, हैदराबाद छोड़ के चले जाना, नहीं तो कन्वर्ट होना। बहुत जोरों से ये शुरू था। 46 से लेके ये ज़्यादा एक्टिव हो गए, क्योंकि ये नवाब ने बहुत सारे शस्त्र, कोई शस्त्र गोवा के पोर्तुगीज है उनसे मंगवाए थे, कोई अफ्रीका से मंगवाए थे, और कोई ब्रह्मदेश से भी मंगवाए थे, और पाकिस्तान को करोड़ों रुपयों का ऑर्डर दिया था। करोड़ों रुपए भेजे थे, और ये सारे शस्त्र एयर ड्रॉप हो रहे थे, हो गए थे, होने वाले थे। ये सारे शस्त्र ये 25,000 नवाब की फौज, MIM के कार्यकर्ते, और ये जो रज़ाकार है वो रज़ाकार, सबसे ज़्यादा जुल्म ये रज़ाकारों ने किया। जब भी हम दिल्ली में लाल किले पे स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, तभी उधर हमारे हिंदू बहुत उनको कष्ट हो रहा था। परिवर्तन तो है ही है, बलात्कार हो रहे थे, और कैसे बोलूँ, मुझे बोलना भी शर्म आएगा, ऐसी सारी बातें चल रही थी। कितने सारे 370 गांव पूरे के पूरे जला दिए थे। उनको पाबंदी थी, वो अपने घर में शरणवार कुछ नहीं कर सकते थे। जो हम सड़ा रंगोली बोलते हैं उसके लिए भी पाबंदी थी, कर बहुत थे। और ये जो नवाब है, ये नवाब हैदराबाद रीचेस नहीं था, नवाब रीचेस था। कैसे? इसकी जो सारी, जब भी मैंने वैसे बताया, मराठवाड़ा, कर्नाटक, गोवा का कुछ हिस्सा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इसमें से 30% लैंड इसकी थी। और दूसरी बात यह है कि ये जो था, ये उसकी जो कारखानदारी जो छोटी मोटी थी उसमें 50% भागीदारी इसकी थी। इतना ही नहीं, इसका कारण हम बाद में देखेंगे। और इसके लिए जब भी एक तरफ ये युद्ध की तैयारी कर रहा था और दूसरी तरफ दंगे धोपे रोज, जैसे हम अभी टीवी पे देखते हैं, घर जलाना, बस जलाना, जो भी कुछ है वो हिंदू लोगों के ऊपर अत्याचार बहुत पैमाने पे चल ही रहा था। फिर भी ये और इसका पंतप्रधान नेहरू जी और माउंटबेटन के साथ बोलने भी कर रहा था, उनको गुमराह करने की कोशिश भी कर रहा था। इतना भी नहीं, उनको ये भी बोल रहा था कि कश्मीर में जैसे अपने फौज घुसाई है वैसे हमारे यहाँ आ गई तो आज जो देखते हैं उससे भी ज़्यादा दंगे इधर हो जाएंगे, और रक्त मांस का इधर खच, मतलब मराठी में हम खच बोलते हैं, मुझे हिंदी तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती है, फिर भी जहाँ देखोगे वहाँ यही दृश्य आपको दिखाई देगा। ऐसी धमकी भी दे रहा था। ये सारी बातें हमारे जो गृह मंत्री है वो बहुत सुन के बेचैन होते थे, और वो बोलते थे कश्मीर तो बॉर्डर है, ये तो हमारे पेट में अल्सर होने जैसा है, और अल्सर का इलाज एक ही होता है, ऑपरेशन। तो इसको ऑपरेशन ही करना चाहिए। किसी का ना मानते हुए उन्होंने जो लश्कर के जनरल थे प्रमुख चौधरी, उनके साथ बात करनी शुरू कर दी। उन्होंने बोला, ग्रीन सिग्नल दे दिया, और उनको बोला कि सदर्न कमांड है, इट इज़ क्वाइट केपेबल, दे आर क्वाइट केपेबल पीपल टू टेक केयर ऑफ हैदराबाद। और तभी एक उधर के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनका जो नाम था तो गोडोरो,
वो उनके ऊपर जिम्मेदारी दे दी गई। और इसके लिए जो प्लान है, इसको गो डोरो प्लान बोला जाता है, नहीं तो ऑपरेशन पोलो बोला जाता है, नहीं तो ऑपरेशन कैटरपिलस ऐसे बोला जाता है। ये प्लान क्या था, तो हमारी आर्मी और हमारी एयरफोर्स, उसमें गुरखा थे, पूना हॉर्स था, फील्ड बैटरी थी, आर्टिलरी थी, इंजीनियर्स थे, इन्फेंट्री थी, स्ट्राइक पोस्ट था, क्लाइवरली थी, पंजाब, गुरखा, डोगरा, पैरा फील्ड रेजिमेंट और जोधपुर, उनकी जो सिख रेजिमेंट, ये सारी रेजिमेंट तैयार थी और सब राह देख रहे थे। हमको मूवमेंट एक चाहिए थी, हमको कुछ ऐसा एक मौका चाहिए था कि हम इसके ऊपर हल्ला कर दें। ये मौका उन्होंने दे दिया। जैसे बोला कि 370 जो हमारे नीलेश टोटल जला दिए गए और कितना कुछ किया, फिर भी हमारी उधर एक चिलकाड़ू करके एक छोटी सी पोस्ट थी। वो चिलकाड़ू पोस्ट हमारे आर्मी की थी, उसके ऊपर हमला कर दिया और उधर के जो लोग थे उनको मारने का और उनकी हत्यारे जो थी वो लेकर जाने के लिए वो कोशिश कर रहे थे रजाकार। तभी हमारी सेना ने उनको रोक दिया। इतना ही नहीं, उनको ढकेल दिया, उनका एक रणगाड़ा, बहुत सारी उनके पास से सामान वो भी जब्त कर लिया और 13 सितंबर को हमने कार्रवाई शुरू कर दी। चारों तरफ से हमारी सेना आगे जा रही थी। उनका रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था, पुल तोड़े गए थे, बहुत सारे बम बिखराए गए थे। जैसे युद्ध होता है उसी तरह का ये युद्ध था, उसी तरह का युद्ध था। 25,000 इसके, 2 लाख इसके और MIM के कार्यकर्ते और कितने सारे धर्म बेड़े। उधर मस्जिद के ऊपर बांग दी जाती थी। जो सलार है इसने तो ऐसे बोला था, सब लोगों को बोला था, मुझे तो किसका आदेश है, मैं ये नहीं हूँ, तो मुझे तुम्हारे भगवान बसवेश्वर का आदेश है और तुम नवाब के साथ मिल जाओ। ऐसे झूठा प्रचार भी कर रहा था। ये सारे लोगों की ये थी। तो इन सारे लोगों को ये सब करते करते जाते जाते 17 सितंबर को ये जो नवाब है वो अभी समझ चुका था कि अभी मेरे हाथ से स्टेट गया, तो उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया और रेडियो के ऊपर उसने ऐलान कर दिया, एक तरफा युद्धबंदी कर दी और बोला मैं शरण आ रहा हूँ। फिर भी वो सारा दोष अपने ऊपर लेना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि ये जो सारा पैसा है मेरा वो इधर ही होना चाहिए, पैसे के ऊपर मेरा ही अधिकार होना चाहिए। इसके लिए बोलता था नहीं मेरा कुछ नहीं है, ये सारे MIM के लोग हैं, रजाकार है, ये इसके लिए जिम्मेदार है और मैं अपनी शरणागत में आ गया हूँ वगैरह वगैरह। उसकी बातें चल रही थी। जैसे वो भाषण खत्म हो गया वैसे हमारे गृह मंत्रालय से उसको फ़ोन कर दिया, ऐसा है तो तुरंत सारे दंगे और सारे अत्याचार बंद होने चाहिए। और सचमुच ये सारे अत्याचार धीरे धीरे बंद हो गए। और उधर के जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो भी इनके नवाब के अगेंस्ट थी, क्योंकि इतनी सारी मालमत्ता, बहुत सारे कर, तो शेतकरी काम करी है, वो भी जो सारे थे वो बहुत उनका पीड़न उधर होता था और धर्म का पीड़न और आर्थिक शोषण, ये दोनों बातें थी। तो 17 सितंबर सारे ये हो गए, खुश हो गए। अभी हम देखते हैं कि ये हैदराबाद स्टेट नवाब आया कहाँ से और ये रिचेस्ट बना कैसे। वो तो जो एरिया इन्होंने जीत लिया था उसके वजह से। पहले तो जो कोई तुर्क आ गए, अफगान आ गए या मुग़ल आ गए, वो विंध्य पर्वत या नर्मदा क्रॉस करके दक्षिण में नहीं आए थे। जब एक खिलजी घराना आ गया तो खिलजी घराना उन्होंने दक्षिण में आना शुरू कर दिया। उनके जो अनेक सरदार थे उसमें से 3 महत्वपूर्ण है, नाम याद में रखिए, इनके बारे में अभी हम देखने वाले हैं और बाद में इनके ऊपर अलग स्टोरी बनाएंगे। एक तो था हरिहर बुक्का। आपको लगेगा हरिहर बुक्का नाम कहाँ सुना है, हाँ मैं आगे जाके बोलती हूँ क्या है। एक था मलिक कफूर और दूसरा था खुसरू खान। ये तीनों ही उनको भेजे थे और पहला सबसे बात हरिहर बुक्का आ गए, फिर भी ये जो कफूर और खुसरू खान थे उन्होंने 13वें शतक से लेकर लगातार दक्षिण में आना शुरू कर दिया। और जैसे हमेशा होता है वही। और अभी और एक आपने सुना होगा, अभी जो एलिजाबेथ रानी मर गई है, उसका निधन हो गया, उसका जो कोहिनूर है वो कोहिनूर इधर के ही गोवलकोंडा, ये जो है ना तभी का काकतीय घराने, उनका उधर जो ये है गोवलकोंडा के खान जो थी उधर से निकाला हुआ था। तो उन्होंने दक्षिण में आना शुरू कर दिया। 1309, 1318
पहला उन्होंने देवगिरी के ऊपर आक्रमण कर दिया। उधर का जो देवगिरी फोर्ट था उधर यादव घराना काम करता था, और उसके बाद देवगिरी का दौलताबाद कर दिया और कितने सारे नाम बदल दिए। और 1334 में ये सारा एंड कर दिया गया। राजा मारा गया, उसका जमाई मारा गया, उसकी जो गुजरात की राजकन्या और इधर की जो बहू थी उसको भगा के लेकर गए, और भगा के लेके उसकी शादी खिलजी के सन के साथ उनकी कर दी थी। उसके साथ उनकी ही ब्रांच एक गोवा में काम करती थी, कदम्ब उनका नाम था। 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक काम करते थे। ये गोवा के थे। और ये जो यादव घराना है देवगिरी का, ये नर्मदा से लेकर तुंगभद्रा तक इनका राज बहुत बड़ा राज था, बहुत सामर्थ्यशाली, पराक्रमी, और उनकी संपत्ति भी बहुत थी। ये भी गोवा का कदम्ब जो है, उनका भी राजा कदम्ब देव और शास्ता देव, ये भी युद्ध में मारे गए, और ये भी गोवा उनके हाथ में आ गया। दूसरा एक मदुराई में पांडे घराना था, वो भी 1336 उसमें अपने हाथ में ले लिया। कंपाली वो भी हाथ में ले लिया। और जैसे मैंने बोला काकतीय घराना, उसका भी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दक्षिण उड़ीसा बहुत बड़ा हिस्सा था। 1214 शतक में लेके ये उधर राज्य करते थे। और उसमें जो रुद्रम्मा देवी और प्रताप रुद्र बहुत सामर्थ्यशाली, उनका जो पीरियड है वो बोला जाता है कि वो गोल्डन पीरियड है, क्योंकि इन सारे लोग आप सुनते हैं कि दक्षिण से मसाल्याचे पदार्थ, सोना चांदी भर भर के आते थे। दोनों भी पश्चिम और पूरब किनारा इनके हाथ में होने के कारण पोळा, मोती, हस्तिदंत, मसाल्याचे पदार्थ, ये सारे कॉटन उनका बहुत अच्छा था। हीरा तो इधर प्रसिद्ध था ही था, और बहुत सारे प्रोडक्ट वो दूर दूर तक जाते थे, और बहुत पैसा इनके साथ आता था। इतना ही नहीं, ये सारे जो राज है, कल्चर, कला और संस्कृति, उनमें ये महान थे। और ये सारा हो गया, और ये सारा प्रदेश बहुत रिच होने के कारण ये जो नवाब है वो रिचेस्ट स्टेट हैदराबाद हो गया, और कुछ नहीं। इसकी कुछ कर्तव्य और ये कुछ करतूत इस पे है नहीं, वो प्रदेश ही ऐसा था, बहुत संपन्न था। और इधर उनके जो राजा थे तभी के ज़माने में धरण, जो हम आजकल बोलते हैं, पाटबंधारे योजना, छोटे छोटे तालाब और छोटी छोटी कुआं, पानी पुरवठा का बहुत अच्छा इंतजाम उन लोगों ने किया था। खेती और व्यापार को बढ़ावा दिया था। उनका खुद का नौदल भी होता था, और ये सारा होने के कारण ये नवाब भी रिचेस्ट हो गया था। और इसके लिए उसकी संपत्ति वो इधर रखना चाहता था, रूल करना चाहता था, फिर भी उसको अपने राज्य में हिंदू नहीं चाहिए थे, और इसके लिए ये सारा चल रहा था। और इसके लिए हमारे गृह मंत्री ये जो उनको और हमारी सेना जो है उनको अपना काम करना पड़ा। राजेंद्र प्रसाद और चौधरी, इसके साथ ये जो सारे आर्मी के लोग हैं, इनको हमने धन्यवाद देना चाहिए कि इतना सारा बड़ा हिस्सा हमारे भारत में सम्मिलित करने का ये जो है उनके जाता है। एक बात तो मैंने बीच में ही छोड़ दी, खुसरू खान और मलिक कपूर और ये जो हरिहर बुक्का का मैंने उल्लेख किया, इनकी और भी सरदार बहुत थे। ये मलिक कपूर और खुसरू खान और देवल देवी जो यादव घराने से भगा कर लेकर गए थे, उन्होंने रिवॉल्ट किया था, बगावत की थी दिल्ली, और कुछ दिन दिल्ली पे राज भी किया था। वो बाद में हम स्टोरी सुनेंगे। हरिहर बुक्का दक्षिण से, और ये तीनों भी, और भी एक है बात कि ये तीनों हिंदू थे। कपूर और खुसरू खान भी हिंदू थे। उनको दिल्ली में लूट लेकर गोवा जब भी आया था तभी लेकर गए थे और उनको कन्वर्ट किया था। ये हरिहर बुक्का उनकी वही स्टोरी है। इनको उत्तर में लेकर गए, कन्वर्ट किया, ये सारे लोगों ने विश्वास संपादन किया, और जब ये हरिहर बुक्का को दक्षिण में भेजा गया, उनका नाम तो अलग था, वो तो बात अलग हम देखेंगे, फिर भी हरिहर बुक्का जैसे दक्षिण में आ गए, उन्होंने राज स्थापन नहीं किया, तो सत्ता जुलूम मलिक कपूर जैसा नहीं किया। मलिक कपूर ने भी बहुत अन्याय किया है, खुसरू खान ने भी बहुत अन्याय किया है, फिर भी हरिहर बुक्का किसके पास गए? हमारे शंकराचार्य जी के पास गए और उनको विनंती कर दी कि मुझे अब हिंदू करा लीजिए और हम शासन करेंगे। तो उसमें से जो साम्राज्य हो गया, सबको पता है, रिचेस्ट रिचेस्ट रिचेस्ट, याद आ गया कुछ? विजयनगर साम्राज्य। ये विजयनगर साम्राज्य इन्होंने बाद में इधर बनाया। तो ये है ऑपरेशन पोलो, और हैदराबाद कैसे स्वतंत्र हो गया और कभी स्वतंत्र हो गया। कैसे? मिलिट्री एक्शन लेनी पड़ी, पुलिस एक्शन नहीं थी।
हमारे लोगों ने बहुत सैक्रिफाइस किया है और वल्लभ भाई पटेल और आर्मी ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया। तीसरी बात यह है कि इनका स्वातंत्र्य दिन 15 अगस्त नहीं है, 17 सितंबर 1948 में ये सच्चे मायने में स्वतंत्र हो गए। अभी के लिए हम रुकते हैं। ऐसी ही कहानी जूनागढ़ भी की है और भोपाल की भी है, वो हम कभी बाद में देखेंगे। नमस्कार।